इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हम लोग को C से दिखा रहे हैं और C बराबर है Q बाय V। मतलब यहाँ पर हम लोग को डिफिनेशन क्लियर है कि V अगर 1 वोल्ट होगा, इट मीन्स कहने का मतलब है किसी कंडक्टर का तुम अगर विभव 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हो तो 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, C कहेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहेंगे। एकदम सबसे पहले यह बेसिक फार्मूला है, समझ रहे हो कि किसी कंडक्टर का अगर हम लोग पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसको हम लोग उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहेंगे। अब हम लोग को C, यह हम लोग को मूल फार्मूला है। तो अब हम लोग किसी कंडक्टर के कैपेसिटी का कैलकुलेशन करते थे। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे और सबसे पहला हम लोग कैलकुलेशन किए, हम लोग को इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल या आइसोलेटेड भी लगा दे, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ये हम लोगों को सबसे पहला था स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर की इसकी कैपेसिटी तो 4πε0 K × R, ये हम लोगों को था। और यहाँ पर हम लोग को K और R, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट, K हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान हो गया और R हम लोग को जो स्फेरिकल हम लोग को कंडक्टर है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस हो गया, जिसमें हम लोग ये निकाले थे कि ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K का और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। इट मीन्स K का वैल्यू अधिक होगा तो इसकी कैपेसिटी अधिक होगी और R का मान, इट मीन्स हम लोग को त्रिज्या अधिक होगा स्फेरिकल कंडक्टर का तो इसकी कैपेसिटी अधिक होगी। ये हम लोग यहाँ पर देखे थे, ठीक है। ये सबसे पहला हम लोग को कैलकुलेशन था। अब हम लोग और इन सब के आधार में देखो C हम लोग निकाले हैं तो Q बाय V, इट मीन्स कैलकुलेट किस चीज को करना पड़ेगा, V को। V मीन्स विभव हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान रख करके हम लोग C बराबर 4πε0 K × R निकाले, जिसमें C और K में प्रोपोर्शनल का रिलेशन और C और R में भी प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसको कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग का अगला जो कैलकुलेशन था स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर मतलब जो चार्ज कंडक्टर, जो आवेशित चालक है हम लोगों को उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करना। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से दिखा रहे, कैपिटल U से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हम लोग को U के लिए फार्मूला था 1/2 CV²। पहला हम लोग चाहे तो फिर इसमें 1/2 CV² को फिर, चूंकि यहाँ मूल फार्मूला C बराबर Q बाय V है, तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर V का मान रख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा, V को यहाँ पर लाएंगे तो Q बटे कितना हो जाएगा C। तो हम लोग 1/2 U बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 C और V के जगह हम लोगों को हो गया Q बाय C। Q बाय C का यहाँ पर Q स्मॉल या कैपिटल जो लेना चाहते हैं C, इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 यहाँ C है, यहाँ Q² बटे C² होगा, जिसमें एक C और C कैंसिल, तो U बराबर हो गया तुमको हाफ Q बाय C। यहाँ पर देख लो V के जगह V बराबर Q बाय C, तो Q बाय C रखे, होल स्क्वायर दिए तो Q² होगा, Q² रह जाएगा और एक C हम लोग को कैंसिल, तो हाफ Q² बटे C। यह फार्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पर U बराबर 1/2 है और CV², तो CV में जैसे हम लोग इसमें अगर Q बराबर वैल्यू रखे तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो Q बराबर CV और या हम लोग जैसे यहाँ पर V का हम लोग मान रखे और यहाँ अगर C का हम लोग मान रखते हैं तो C बराबर हम लोगों को Q बाय V और Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो CV बराबर हम लोग को है ही, तो हम लोग टर्म इसमें पहले किसका वैल्यू अभी रखे हैं V का। अगर हम लोग यहाँ पर C का मान रखते हैं तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V और ये क्या हो जाएगा V², तो एक V और एक V कैंसिल, इट मीन्स ये हो गया तुमको 1/2 QV, ये तुम्हारा हो गया U बराबर होगा, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर का, ये तीनों फार्मूला से तीनों हर एक बार पूछा ही गया है लगातार इसको, और एक बार कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा है और रिजल्ट को कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में।
तो तुम्हारे पास ये एकदम फंडामेंटल होना चाहिए, कोई बहुत जटिल चीज़ नहीं है। अब हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिए, तब हम लोग आते हैं अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कह सकते हैं चार्ज से आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज्ड कंडक्टर। देखो कंडक्टर्स यहाँ पर क्लियर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रिक चार्ज का। कब? जब हम लोग ज्वाइन करते हैं दो आवेशित चालक को एक दूसरे के साथ, उसके बाद आवेश का कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग को इस टर्म्स को समझने के लिए हम लोगों को जो दो कंडक्टर है उसकी दो स्थिति पर हम लोग कंसीडर कर रहे थे। एक सबसे पहला कौन सा? आफ्टर ज्वाइनिंग, और दूसरा बिफोर ज्वाइनिंग। जब दोनों हम लोग को अलग अलग है, इट मीन्स अभी दोनों को आपस में जोड़े नहीं है। और दूसरा सिचुएशन जब दोनों को हम लोग एक चालक तार से जोड़े हैं, तब की स्थिति के बारे में। चलिए शॉर्ट नोट्स में यहाँ से एक बार लिख लीजिए। देखो अब तो इसमें हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज कंडक्टर, इस पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इट में सीधी सी बातें हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर हो गया, चार्ज कंडक्टर, इस चार्ज कंडक्टर के दो भाग पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दो भाग पर। और वो दो भाग कौन सा है? एक हो गया हम लोग को बिफोर ज्वाइनिंग, और दूसरा हो गया तुमको आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद। ठीक, अब देखिए तो बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग में यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं तो बिफोर ज्वाइनिंग एक पर Q1 और दूसरे पर Q2, और आफ्टर ज्वाइनिंग अगर बात करें, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं, तो इट मीन्स जोड़ने के बाद हम लोग ये देखें कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और फ्लो होने के बाद इस पर Q1 डैश और दूसरे पर बचता है Q2 डैश। मतलब अगर हम लोग एक कंडक्टर A और दूसरे को हम लोग B मान लेते हैं, तो ये A पर चार्ज हो गया, ये B पर चार्ज हो गया। ध्यान दो। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पर एक का यहाँ हम लोग को V1 और दूसरे का हम लोग को क्या हो गया V2। लेकिन जब यह हम लोग को दोनों कंडक्टर को आपस में हम लोग जोड़ दिए थे, तो जोड़ने के बाद यह चार्ज का फ्लो तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान न हो जाए। इट मीन्स कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल को भी मतलब यहाँ पर हम लोग को कॉमन पोटेंशियल हो गया, जिसको उभयनिष्ठ विभव के नाम से हम लोग जाने, कॉमन पोटेंशियल, यह हम लोग को कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ध्यान दो। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ का हम लोग को एक इंपॉर्टेंट, इधर तो हम लोग को सब सामान्य ही टर्म है, जनरल ही टर्म है कि दो कंडक्टर है, दोनों चार्ज है, तो दोनों का कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कैपेसिटी होगी, जिसमें हम लोग कैपेसिटी को यहाँ पर कैपेसिटी को हम लोग एक को हम लोग C1 और दूसरे का हम लोग कितना लिए थे C2। ठीक है, तो कैपेसिटी जो है वो तो रहेगा ही, सिर्फ चार्ज का हम लोग ज्वाइनिंग किए, ज्वाइन करने के कारण चार्ज एक से दूसरे पर गया, इट मीन्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक यह फ्लो किया, कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो गया। जो पोटेंशियल दोनों का हो गया उसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। इट मीन्स इस पोटेंशियल पर चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। अब रही बात, तब हम लोग क्या कर रहे हैं अगला, अब हम लोग को यहाँ पर दो भाग में इसका स्टडी। सबसे पहला भाग तो ये हम लोग को हो गया कि जब हम लोग दोनों को जोड़े हैं, चार्ज का फ्लो हुआ है, नया चार्ज Q1 और डैश और Q2 डैश अपॉन दिस पोटेंशियल, इट मीन्स कॉमन पोटेंशियल भी हो गया दोनों का। तो हम लोग यहाँ पर Q1 डैश बटे Q2 डैश की अगर बात करते हैं तो Q बराबर C भी होता है, तो यहाँ पर C1 भी और यहाँ पर C2 भी, इट मीन्स भी कैंसिल, बराबर यह हम लोगों को यहाँ पर आ जाता है ये वाला भाग। इट मीन्स इसी को हम लोग किए हुए थे कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है
वो उसके कैपेसिटी के अनुपात में होता है, कैपेसिटी के रेशियो में होता है। इसको लिखे, इसको पूछा भी है कई बार एग्जाम में, यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसका जिसको तुम याद रख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कैलकुलेशन। अब रहा कि हम लोग को जो कंडक्टर ए और बी है, ए को बी से हम लोग जोड़े तो चार्ज एक से दूसरे पर गया, तो इसका मतलब एक चार्ज दूसरे को दिया तो एक हो गया देने वाला, दूसरे हो गया लेने वाला। तो जो देगा उसका पहले अधिक होगा तो वो कम हो जाएगा, और जो लिया उसका पहले कम होगा तो वो थोड़ा बढ़ा होगा। और हम लोग देख रहे हैं दोनों सेम पोटेंशियल में आ गया तो चार्ज का फ्लो रुक गया होगा। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज Q1 से या Q1 डैश हो गया, और ये Q2 से या Q2 डैश हो गया। तो अब किससे किस पर गया चार्ज, इसको तो मान लेते हैं हम लोग A से चार्ज का फ्लो, कंडक्टर मान लो यहां पर तुम्हारा जो है यह चालक है तुम्हारा A, और इससे चार्ज गया चालक किस पर, B, इस पर जा रहा है। तो इसका मतलब इसके चार्ज को तो हम लोग शुरू वाले चार्ज को कितना माने हैं, Q1 माने हैं, और इसका शुरू वाला चार्ज कितना है, Q2 है। अब ये शुरू में, अब उसके बाद Q1 डैश हो गया, बाद में यह क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। तो अगर इससे इस पर हम लोग मान रहे हैं तो निश्चित रूप से ये Q1 का मान घटा होगा। इट मीन्स यह घट करके Q1 से Q1 डैश हो गया, और इसको दे रहा है, इसका मतलब इसका पहले कम होगा तो Q2 से या Q2 डैश इट मीन्स बढ़ गया होगा। सिंपल बात है, नहीं समझ रहे बात को, एकदम सिंपल बात है कि तुम इसको दे रहे हो तो इसके पास बढ़ेगा ना, और बढ़ करके कितना हो गया Q2 डैश, और इसका पहले का अपेक्षा करें तो घट गया। अब बात रही यहां पर कि ये कितना चार्ज इसको दिया या ये कितना चार्ज लिया, दोनों एक ही बात है, दोनों मान बराबर होगा, क्योंकि जितना हम दिए हैं उतना ही वो लिया है। तो इसलिए उसका लेने वाला मान ज्ञात करें कि हम अपना देने वाला मान ज्ञात करें, दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं स्थानांतरित आवेश। इट मीन्स इसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल क्यू से, डेल क्यू से। और डेल क्यू बराबर हम लोग को हो जाएगा, फिर देखो ये मान पहले बड़ा होगा तो बड़ा में से हम लोग किसको घटा दें, छोटा। या इसी को अगर तुम निकालना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, Q2 डैश में से भी Q2 को घटा सकते हो, और करके यहाँ पर और करके दोनों में से किसी। ये एक इंपॉर्टेंट पहले अंडरस्टैंडिंग तुमको यहाँ पर, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो उसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में कुछ भी नहीं समझे वो एकदम बिल्कुल। ये एक प्रकार से जैसे लेन देन हम लोग किसी चीज़ का करते हैं तो किस स्टेट में हो रहा है, कैसे बढ़ेगा, किसका घटेगा, कौन देगा, किसका कौन लेगा, कितना दिया कितना लिया, सेम उसी तरह का ये अंडरस्टैंडिंग है। और इसी से हम लोग इस डेल क्यू का मान कैलकुलेट करते हैं, डेल क्यू का, और इसी से C1 इंटू C2 इंटू V2 माइनस V1 और बटे C1 प्लस C2, ये फार्मूला डेल क्यू का, इट मीन्स ट्रांसफर्ड चार्ज का ये मान जो है हमारा, ये मान जो है वो आ गया। ठीक है, अब देखो जब ट्रांसफर चार्ज आ गया तो अब रही बात कि चार्ज जब ट्रांसफर हुआ है, चार्ज जब एक से दूसरे पर गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि जब हम लोग कंडक्टर को चार्ज करते हैं, इट मींस एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर देते हैं तो उस पर जो चार्ज जाता है वो सारा चार्ज एक ही बार में नहीं चला जाएगा। चार्ज जो है वह हम लोग को एक, हम लोग कह सकते हैं आंशिक चार्ज होते हुए वह पूरा चार्ज होता है। तो जैसे ही थोड़ा चार्ज देते हैं उसके बाद दूसरा चार्ज जब देंगे तो वो उसका अपोज करना शुरू करता है, और ड्यू टू दिस अपोजिंग हम लोग जो चार्ज कर रहे कंडक्टर को, उस चार्ज करने के क्रम में उस बल के अगेंस्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, और यही वर्क डन उस कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ये हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर ये कॉन्सेप्ट है तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर भी क्या हो गया कि दोनों कंडक्टर को जो हम लोग ज्वाइन किए हैं तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे पर जा रहा है। इसका मतलब दूसरा जो कंडक्टर उसमें पहले से भी तो कुछ चार्ज था और इधर से जा रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से वहां क्या होगा, अपोज होगा, वर्क डन होगा। तो हम लोग यहां पर अब बात करें कि इस स्थिति में निश्चित रूप से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रभावित हुआ होगा। तो हम लोग यहां पर उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लॉस के रूप में दिखा रहे हैं। तो इट मींस लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, देख लो। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, डेल यू से। ध्यान दो सर। अब रही बात यहां पर, तो इसके लिए हम लोग को डेल यू के लिए हम लोग को जो मूल कॉन्सेप्ट था, पूरा डिटेल के लिए अपना कॉपी में सबको देखिए, लेकिन यहां पर अगर ध्यान से पिछले क्लास में सुने और कुछ न कुछ देख भी लिए हैं, सारी बातें रिवीजन हो जाएगी। U1 माइनस U2
इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा जो दो कंडक्टर का सिस्टम है वह जब तुम उसको नहीं जोड़े थे, आपस में नहीं जोड़े थे, तब ऐसी स्थिति में इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया U1। और जब दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जब कॉमन पोटेंशियल पर आ गया, उस समय में दोनों का कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग U2। तो शुरू वाले में से लास्ट वाले को घटाएंगे तो कितना एनर्जी का चेंज हुआ वो हम लोग को ज्ञात होगा। ये एनर्जी का चेंज कितना हुआ ये हम लोग को डेल यू का मान आएगा। ये हम लोग को C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अब बटे 2 C1 प्लस C2, इतना वैल्यू। देखो अब बात यहीं पर रही कि हम क्या बताए, हम बताए कि यह चेंज हो गया, लेकिन यहां तो हम लोग लिखे हैं क्या, लॉस हुआ है। लेकिन चेंज में तो दोनों बातें आती है, लॉस भी और गेन भी, दोनों चेंज है। लेकिन यहाँ लॉस की ही बात करें, लॉस ही हो रहा है, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझना होगा। अब देखो यहाँ पर V1 माइनस V2 है, तब मान लो अगर V1 माइनस V2 में घटाते हैं तो यह मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अगर यह मान हम लोग को निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, तो स्क्वायर क्या करेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इसको कभी भी निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। अगर इसको निगेटिव होने का चांस नहीं है तो क्या ये डेल यू कभी निगेटिव होगा, नहीं होगा। अगर डेल यू निगेटिव नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि U1 और U2 में कौन बड़ा है, U1 बड़ा है। और U1 बड़ा होने का मतलब क्या कि पहले वाला एनर्जी जो सिस्टम का था वो ज्यादा था और बाद वाला एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। इससे ये साबित होता है अगर बाद वाला कम हो गया तो इसका लॉस हुआ कि गेन हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। देखो ये सब समझने वाली बात है, इन सब कॉन्सेप्ट को एक बार भूल जाओगे तुम तो तुमसे नहीं हो पाएगा कितना भी प्रयास करोगे। सबसे पहले इसी चीज को हम लोग कहते हैं, देखो जब कोई चीज टर्म याद रखने वाला आ गया, तुम याद कर लिए, और क्लास में है समझने की मात्रा है, ध्यान देने की मात्रा है, उस समय अब लिखने की बारी आई तो तुरंत लिख भी लिए। इसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, सौम्यता या नम्यता कह दो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम बदल रहे हो। अब एक कहावत ऐसे भी होता है कि झुकने का नहीं, झुकने का नहीं का मतलब क्या हो गया कि हम झुकेंगे नहीं, हमेशा एक सिचुएशन को बना रखेंगे। एक डायलॉग चला था इससे पहले, समझ रहे बात को। हाँ, तो उसमें क्या होता है, तो लोग उसको बड़ा फेवरेट, लोग अपना प्रेस्टीज समझ लिया। तो अब मान लो जो नहीं झुकेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो झुक जाता है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। देख लो अब सीधी सी बातें हैं, अब जो नहीं झुकेगा, नहीं झुकना चाह रहा है, तो इस बार नहीं झुकना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर वो झुकेगा तो टूटिए जाएगा, मतलब अगर वो झुक गया तो टूट जाएगा ना, इसका मतलब ये ना हुआ। और जो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन झुक जाता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन झुक भी गया तो वो आगे बढ़ गया, और जो नहीं झुक पाया तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, तब वो क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा या बहुत आगे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो इट मीन्स कहने का मतलब जो समय के अकॉर्डिंग झुकते रहता है, जो समय के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, जो समय के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सह भी लेता है और आगे बढ़ जाता है, इट मीन्स दिस इज वेरी स्ट्रांग मैन, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी इसको हम लोग कहते हैं। ये स्ट्रांग होता है, वो सिचुएशन को समझता है, और जो झुकेगा नहीं तो इट मीन्स झुकेगा नहीं तो टूटेगा निश्चित है, ये बात है। तो ये 100% होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक जरूरी है, उसको हम लोग स्ट्रांग मैन कहते हैं, स्ट्रांग पर्सनैलिटी कहते हैं। और हर एक बात को जो माइंड कहता है, हर एक किसी से ठोकरो लग गया तो हम भी उसको ठोकर मारेंगे, झुकने का नहीं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ ही सकते हो बात को। तो इट मीन्स कहने का मतलब इस तरह की, इसका मतलब इसको, इसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान की भाषा में क्या हो जाना, एनर्जी का बढ़ जाना। और जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। क्योंकि इस तरह से अगर 2 बार 4 बार करोगे और कहीं तुमसे स्ट्रांग लोग मिल गया तो उसके बाद तो फिर तुमको तोड़ के ही छोड़ेगा इस तरह से। क्योंकि ये काम तुम्हारा तभी तक चलेगा जब तक कि तुम्हारा पाला सिर्फ तुमसे वीक लोगों से पड़ा है। लेकिन दुनिया में सब लोग तुमसे वीक नहीं है। दुनिया में कोई 20 है जिसको हम लोग कहते हैं शेर है तो सवा शेर भी है, ऐसे कहते हैं। सवा मतलब उससे अधिक भी, 19 है तो 20 भी है, 20 है तो 21 भी है, तो फिर स्थिति दूसरा ही कुछ हो जाएगा।
देखो तो यहाँ पर हम बातें कर रहे थे कि ये समझने का, अब इसको तुम अभी सुन करके अगर इसको बोल लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ये देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे, देखो अब एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो एक हो गया सेंटेंस, हम तुमको लिखाएंगे, ठीक है, तो वो लिखाएंगे तो वो पहले से हमारे पास फिट है जो तुमको लिखाएंगे। अब बात करिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। इस बात को सब कोई समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो निगेटिव को भी क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। देखो ध्यान दो, अगर देखो एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, तुमको अगर नहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, या मान लो तुमको नहीं एग्जाम पास करना है, या नहीं कुछ भी नहीं, पढ़ाई से मान लो आगे कोई तुमको मतलब नहीं है, तो तुम्हारे लिए और मजेदार बात है। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो और मजेदार बात है। अब कहोगे कैसे, अब कहोगे कैसे, तो देखो मजेदार बात ये है कि तुमको अगर नहीं पढ़ना है तो तुम ध्यान से क्लास में सिर्फ सुनो, क्योंकि अगर तुमको पढ़ना नहीं रहेगा तो कम लिखोगे, सीधी सी बात है ना। तुम खाली सुनो ध्यान से और खूब मजे लो, ध्यान से सुनो, एकदम खूब सुनिए, एकदम कोई कहानियाँ बताते उसको भी पकड़ लीजिए, कोई बातें एक्स्ट्रा बताते उसको भी पकड़ लीजिए, कोई पढ़ाइयों का बात हो उसको भी सुन लीजिए, सुन के कुछ ना कुछ याद रखने का प्रयास करिए, कुछ ना कुछ पकड़ने का प्रयास करिए, कुछ ना कुछ रफ वर्क करने का पड़िए। देखो दो सिचुएशन होता है आदमी के पास, एक बार जब आदमी किसी काम को ठीक से करने लगता है तो उसके मन में डर आ जाता है। कैसा डर? उसको डर ये आ जाता है कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, और जिसके पास गलती होने का डर हो गया उसको बार बार गलती होगा, बार बार गलती होगा उसको, क्योंकि उसको गलती कौन करा रहा है? डर। और जिसको ये डर नहीं है कि हमको गलती नहीं होगा या हमको इसको कोई काम नहीं है, तो उसका गलती नहीं होगा। कहानी इतनी जल्दी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि सिलेबस का चीज़ तो नहीं है, उसको किसी एग्जाम में लिखना तो नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है, सुनेंगे तो भी ठीक, नहीं सुनेंगे तो याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो ठीक, सारा सिचुएशन है उसके साथ, इसीलिए कहानी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन पढ़ाई में क्या है, उस सर यहाँ पर जो बोले थे लगता है भूल जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा, लिखने समय डर होता है, एग्जाम में क्या होगा, इस सब बहुत बातें हैं, चारों ओर से तुमको डरा रहा है, हो तो तुम डर से एकदम जो है छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे। अब वो बाद वाला समय कभी नहीं आता है, जिसके कारण छूट जाता है। अब समझ लो इस तरह का सिचुएशन होता है। मान लो सपोज दैट कि तुमको किसी युद्ध में लड़ना है और तुमको कैंसर हो गया है, बहुत भगवान करे ऐसा किसी को हो, लेकिन कैंसर हो गया और 10 दिन का सिर्फ मरीज है, 10 दिन में तुम चले जाओगे, सपोज दैट मान लो, और तुमको युद्ध में भेज रहा है, तो तुम तो खूब वहां पर डट के लड़ोगे, कहोगे नहीं भी आज मरेंगे तो 8 दिन के बाद तो मरना ही है, पूरा आज तो कितनों को खत्म कर देंगे, हो सकता है वो युद्ध जीत के तुम चले आओ, ठीक है। और जिसको जीना है बहुत आगे तक, तो उसको मन में डर है, भाई हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हमको अभी बहुत लंबा जीना है, तो इट मीन्स वो तो डर गया पहले से, तो उसको तो हार के आना निश्चित है, कोई उसको हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। इट मीन्स ये चीज़ एकदम नॉर्मलिटी है कि पहले तुमको डर को मन से भगाना होगा। गलती होने का जिसको डर है उसका गलती होगा, जिसको साइकिल पर से गिरने का डर हो निश्चित गिरोगे, कभी नहीं सीखोगे, ये बात है। क्योंकि गाड़ी पर से गिरता है लोगों का पैर हाथ टूटता है ना, अगर ये डर करके कोई अगर गाड़ी चलाना नहीं सीखे तो शायद रोड पर कोई गाड़ी नजर नहीं आएगा, ये तो डेफिनेट है कि टकराएगा तो मरोगे, निश्चित है। क्योंकि पैदल ऐसा कोई टकराया है, आदमी से आदमी टकराएगा तो कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है दूसरे ढंग का एक्सीडेंट, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कि सर फूट जाएगा, आदमी से आदमी टकराएगा, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ है? तो देख लीजिए, तो यहाँ पर ये हम लोगों को क्या है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल यू ऑल्सो विल बी पॉजिटिव, ऑल्सो विल बी पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव। इस बात को भी समझ रहे साहब? देखो अब ध्यान दे दो थोड़ा सा, नहीं ध्यान दोगे तो सोलो यहाँ से पत्थर रखेंगे, एक एक पत्थर फेंक देंगे हम सर। यहाँ पर तो डेल यू पॉजिटिव होगा। अब डेल यू पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? डेल यू पॉजिटिव का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो ये u1 है, u1 वो बड़ा होगा किससे? u2 से। और जब u1 u2 से बड़ा होगा तो सो फ्रीक्वेंटली कैन से दैट कि एनर्जी का लॉस ही होगा, क्योंकि दूसरा वाला घट गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते, सो वी कैन से दैट system shows loss of energy, सिस्टम तो एनर्जी के लॉस को ही दिखलाएगा।